हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस। और ये जो है इंटरमीडिएट के जो भी छात्र या छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, और ये इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है जैसे जो क्लास 11th में है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए तो है ही है। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है बच्चों, जो मेरा टॉपिक है वो है सिंथेसिस, और हम आपको आज सिंथेसिस सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि सिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए सिंथेसिस का हिंदी अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन। अब देखिए, अगर हम लोग संयोजन की बात करें तो संयोजन को हम लोग ये कह सकते हैं कि संयोजन का मीन्स कह सकते हैं जोड़। क्या कह सकते हैं? जोड़, या हम लोग इसको मेल बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए जोड़ का मतलब, देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, जोड़ का मतलब जोड़ना। ठीक है, और मेल का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तो इसका मतलब सिंथेसिस में जोड़ा जाता है, जोड़ने का काम किया जाता है, मिलाना मतलब मिलाने का काम किया जाता है। तो सिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है जोड़ने का काम किया जाता है या मिलाने का काम किया जाता है। तो बात ये आती है कि किसको जोड़ा जाता है, किसको मिलाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें बच्चों जो है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होंगे। सेंटेंसेस का मतलब वाक्य होंगे, और उनको आपस में जोड़ा जाएगा या मिलाया जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ एक और है कि भाई यहाँ पर जो वाक्य आते हैं इसके अंतर्गत किस तरह के वाक्य होते हैं, किस टाइप के वाक्य होते हैं जिनको आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। तो मैं आपकी वो समस्या समाप्त कर दे रहा हूँ। देखिए सिंथेसिस के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं वो सिंपल सेंटेंस आते हैं, और सिंपल सेंटेंस जो है आता है, और सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से ही जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, और जब सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाता है तो एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, या एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अथवा एक नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर किस टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। देखिए बच्चों, इसमें देखिए सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को, ठीक है बच्चों, मतलब एक सिंपल सेंटेंस होगा और उसको दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाएगा, दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाएगा, और बना क्या दिया जाएगा, एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया जाएगा। एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस से, सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाता है, और एक नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, निर्माण करने का मतलब बना दिया जाता है। या फिर क्या होता है बच्चों, एक सिंपल सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ देखिए यहाँ नंबर डाल के रखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसका मतलब जो सिंथेसिस की प्रक्रिया होगी वो 2 चरणों में ना होकर के 3 चरणों में होगी। ये देखिए पहले चरण में क्या होगा बच्चों, सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाएगा, मतलब एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाएगा और एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ करके और एक नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किया जाएगा। तीसरे चरण में क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ करके एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। तो
सिंथेसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि सिंथेसिस में क्या होता है कि कम से कम दो वाक्य होते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, दो वाक्य होंगे, दो से अधिक हो सकते हैं। तो सिंथेसिस में क्या होता है कि दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और उनको एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ करके, ठीक है, मतलब उनको आपस में जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, तो सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस वाक्यों को आपस में जोड़ने की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक नए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। ये सिंथेसिस का डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा निकाल करके और फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है सिंथेसिस में, कम से कम दो सिंपल सेंटेंस मैंने यहां लिख के रखा हुआ है, तो दो सिंपल सेंटेंस हो गए, एक ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना, ये नंबर एक, ये नंबर दो। तो सिंथेसिस में क्या होगा, कम से कम दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे और उनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, मैंने बता दिया है। तो दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जब परिभाषा आप बताएंगे बच्चों, तो सिंथेसिस क्या, सिंथेसिस वाक्यों को आपस में जोड़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो, ये देखिए यहां है दो ना, दो है कि नहीं है, दो वाक्य है ना, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को, यहां सिंपल सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि दो हो गया, तो आप बोलेंगे सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक नए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यही सिंथेसिस की प्रक्रिया है। अब देखिए सिंथेसिस की जो प्रक्रिया चलेगी, जो यहां पर अध्ययन करेंगे आप सिंथेसिस का, वो तीन चरणों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ना होगा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यहां फिर आप पढ़ेंगे दूसरे चरण में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और फिर आप तीसरे चरण में और अंतिम चरण में पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो बच्चों मैं सबसे पहले मैं आपको पहले वाले चरण का अध्ययन करवाता हूं। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके क्या, एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। देखिए बच्चों, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये चीजें आपको थोड़ा सा आना जरूरी है, तभी आप थोड़ा समझ पाएंगे। तो मैं आपको जो है पहले चरण की तरफ लेकर के चलता हूं। जो सिंथेसिस का पहला चरण है वो क्या है? पहला चरण है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, ठीक है बच्चों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, या आप वाक्यों बोल सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, ये आपका पहला है, का निर्माण करना। अब देखिए बच्चों, ये पहला टॉपिक है, पहला चरण है, और इसके अंतर्गत बच्चों जो है, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण आप पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत भी आपको बच्चों 8 नियम पढ़ना होगा। 8 रूल होते हैं इसके अंतर्गत, मतलब जिनका प्रयोग करके आप जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो उसमें से पहला है बच्चों, पहला है बाई यूजिंग पार्टिसिपल। पहला है बाई यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। दूसरा है बाई यूजिंग नॉमिनेटिव अपसल्ट या एब्सोल्यूट।
ठीक है बच्चों। और जो तीसरा है वो है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू। जो चौथा है वो है बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। जो पांचवा है वो है बाय यूजिंग एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है बच्चों। जो छठवां है वो है बाय यूजिंग प्री पोजिशन बिफोर नाउन आर जीरंड। ठीक है बच्चों। जो छठवां था मैंने बता दिया आपको। जो सातवां है वो है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। और बच्चों जो आठवां है और अंतिम है इसका, वो क्या है बच्चों? आठवां और अंतिम इसका जो है नियम वो है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। ठीक है बच्चों। तो ये 8 रूल हैं, 8 नियम हैं जिनका प्रयोग करके आपको क्या करना है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अब आपको इनको एक एक करके और 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाता है और एक नए सिंपल सेंटेंस का कैसे निर्माण किया जाता है बच्चों, मैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि सारे रूल्स एक साथ तो बताए नहीं जा सकते हैं, हमें इनको स्टेप बाय स्टेप क्रम से पढ़ना होगा। ठीक है। हम इनमें से कोई भी क्रम ले ले तो मैं आपको समझा दूंगा। क्रम का मतलब ये है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप पहले बाय यूजिंग पार्टिसिपल ही पढ़ें, आप कोई भी उठा करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इनमें से किसी एक को लिख करके और उसको आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। हमने आपको केवल आपकी जानकारी के लिए ये लिखा है कि जब आप से कोई पूछ ले या आप कहीं किसी पेपर में जाए और आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आ जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाता है, कितने नियमानुसार किया जाता है, तो आपका आंसर वहां होगा 8 प्रकार से जो है बनाया जा सकता है। तो वे 8 मैंने यहाँ पर बच्चों लिख दिए हैं और इनमें से मैं एक को लेकर के और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव अपसल्ट। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव अपसल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉमिनेटिव अपसल्ट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक जो है सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, बदलने का मतलब कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बाय यूजिंग नॉमिनेटिव अपसल्ट आज सिखाने वाला हूं। इन सबको मैं रफ कर दे रहा हूं और फिर मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को। ठीक है। तो आज आप सिंथेसिस के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। और उसमें भी किस नियम के अंतर्गत आप सीखेंगे बच्चों? आप जो है उसको बाय यूजिंग नॉमिनेटिव अपसल्ट के अंतर्गत सीखेंगे। किसके अंतर्गत सीखेंगे? बाय यूजिंग नॉमिनेटिव अपसल्ट के अंतर्गत सीखेंगे, या अपसल्यूट बोल सकते हैं आप, इसके अंतर्गत सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं कि ये क्या होता है। ठीक है। क्या होता है, देखिए बाय यूजिंग का हिंदी मीनिंग है प्रयोग करके। क्या है? प्रयोग करके। नॉमिनेटिव है ना, नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और अपसल्ट का मतलब होता है स्वतंत्र करना। स्वतंत्र करना। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र करना। अब देखिए
थोड़ा सा आप इस पे ध्यान ना दें, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, नॉमिनेटिव अपसल्ट क्या चीज है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव मीन्स कर्ता होता है, ठीक है, और अपसल्ट मीन्स होता है स्वतंत्र करना। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना होता है, इस टॉपिक के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको यही करना होता है कि जो सेंटेंसेस दिए रहते हैं सिंपल सेंटेंसेस वाले, जो भी आपके सेंटेंसेस होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो भी सेंटेंसेस दिए रहते हैं उनके अंतर्गत जो कर्ता आया हुआ होता है उस कर्ता को आपको स्वतंत्र करना होता है, रिलीज करना होता है, फ्री करना होता है, मुक्त करना होता है, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बाय यूजिंग नॉमिनेटिव अपसल्ट के अंतर्गत कर्ता को स्वतंत्र किया जाता है। क्या किया जाता है? कर्ता को स्वतंत्र किया जाता है, ठीक है, कर्ता को रिलीज किया जाता है। ये आप थोड़ा सा जान लें, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ बैठे, ठीक है, कि भाई नॉमिनेटिव अपसल्ट में क्या होता है, तो आप उसको यही रिप्लाई करेंगे कि नॉमिनेटिव अपसल्ट में क्या होता है कि कर्ता को रिलीज किया जाता है, कर्ता को स्वतंत्र किया जाता है, कर्ता को मुक्त किया जाता है। अब बात आती है कि भाई अगर हम लोग कर्ता को मुक्त करें, कर्ता को स्वतंत्र करें तो किस तरह से करें, ठीक है। एक प्रश्न ये बना, दूसरा प्रश्न ये बना कि भाई हम लोग कर्ता को अगर स्वतंत्र करें तो हमारे पास कम से कम 2 सिंपल सेंटेंस तो आएंगे ही आएंगे, तो किस सिंपल सेंटेंस के कर्ता को स्वतंत्र करें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन एक और पुटअप हो रहा है जो हमारे दिमाग में आ रहा है, आपके भी दिमाग में शायद आ जाए, ठीक है। तीसरा ये है कि हम लोग कर्ता को स्वतंत्र कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम लोग कर्ता को स्वतंत्र कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कर्ता होगा उसको स्वतंत्र 3 तरीके से आपको करना है। पहला तरीका ये है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि सब्जेक्ट के बाद में, मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट के बाद में हैविंग, है ना, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके, ये पहला है। दूसरा तरीका है कर्ता को स्वतंत्र करने का, वो ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, बीइंग का प्रयोग करके, ठीक है। और तीसरा तरीका है कर्ता को स्वतंत्र करने का, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में बच्चों हैविंग बीन और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। यही 3 तरीके हैं कर्ता को रिलीज करने के, कर्ता को स्वतंत्र करने के, चौथा कोई तरीका नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट के बाद में हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप कब करेंगे। तो देखिए जब आपके पास दिया गया सेंटेंस जो होगा, ठीक है, वो एक्टिव वॉइस का होगा, वो आएगा एक्टिव वॉइस में, तब आप जो है सब्जेक्ट के बाद में हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस नहीं आएगा तो आपको नहीं यूज करना है। और अगर सेंटेंस में वर्ब टू बी आया हुआ हो, ठीक है, वर्ब टू बी आया हुआ, वर्ब टू बी का मतलब इज एम आर आया हुआ हो, ठीक है, तो आप जो है उसके कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा करके स्वतंत्र कर देंगे उसको, या सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है आपको। और अगर दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा बच्चों, तो आप उसके कर्ता को जब रिलीज करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, तो हैविंग मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब बात ये आती है, थोड़ा सा आप भ्रम में होंगे, थोड़ी सी स्थिति भ्रम वाली बन गई होगी आपके दिमाग में कि भाई आपने तो ये बताया ही नहीं कि किसके कर्ता को स्वतंत्र करें, क्योंकि आपके पास 2 सब्जेक्ट जरूर आएंगे अगर 2 सेंटेंस होंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा आपको 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे। तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहां पर नोट कर दे रहा हूं। देखिए पहला एग्जाम्पल है द सन रोज, ठीक है, और इसी में दूसरा सेंटेंस है द फॉग डिसअपियर्ड। ये दूसरा सेंटेंस है। दूसरे एग्जाम्पल पे अगर हम लोग आए तो देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है
द टीचर वाज absent। इसका दूसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइस। तीसरे एग्जाम्पल पे अगर हम लोग आए तो देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल है द कैप्टन वाज किल्ड। ठीक है, द आर्मी फ्लैड अवे। अब देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से दो दो सेंटेंस आप तो देखेंगे, कम से कम दो तो आएंगे ही। यहां आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2 है, इसमें भी 2 सेंटेंस है, देख लीजिए। ये पहला वाला है, ये इसका दूसरा वाला, इसमें भी 2 है। तो देखिए, जब भी आप सिंथेसिस करें और उसमें बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट का यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको कर्ता को स्वतंत्र करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इसके कर्ता को स्वतंत्र किया जाए कि इसके कर्ता को स्वतंत्र किया जाए, है ना। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं। देखिए, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा देखें, इसमें कारण और परिणाम का भाव होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला जब भी आता है तो उसमें कारण परिणाम का भाव होता है। अगर कारण परिणाम का भाव नहीं है बच्चों, तो आप इसको जो है मत जोड़िएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका रूल समझा दूं तो अभी बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। हम लोग कब इस नियम का प्रयोग करें, मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आपको तब करना है जब दिए गए सेंटेंसेस में कुछ तथ्य दिखाई पड़े। वो तथ्य क्या है, कुछ बातें आपको दिखनी चाहिए। वो बात ये है, पहला है कि दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, अलग अलग हों। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास दिया गया सिंपल सेंटेंस आया हुआ हो, उनके जो सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, वो अलग हों, मतलब एक ही सब्जेक्ट ना हो। जैसे यहां देख लीजिए, इसका सब्जेक्ट है द सन और इसका जो सब्जेक्ट है वो द फॉग है, तो सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो यहां हो सकता है कि इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जोड़ लिया जाए, और बिल्कुल जोड़ा जाएगा बच्चों, क्योंकि मैंने यहां पर वही सोच करके लिखा भी है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, उनके फाइनाइट वर्ब, उनके मतलब किनके, जो दिए गए सेंटेंसेस हो उनके, है ना, उनके फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब अगर बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप जान लीजिए, फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब ही जान लीजिए अभी फिलहाल। तो फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, मतलब सब्जेक्ट भी अलग हो और जो फाइनाइट वर्ब हो वो भी अलग हो। यहां मैंने 2 लिख दिया, 2 बार अलग है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। कंडीशन नंबर 3 क्या है बच्चों, मैंने 2 कंडीशंस लिख दिया, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा कंडीशन ये है बच्चों कि जब आप सेंटेंस को पढ़ें, सेंटेंस का अध्ययन करें, सेंटेंस का अर्थ निकालें, ठीक है, निकालें, तो आप देखें उसमें कि किसी एक सेंटेंस में कारण का भाव हो और दूसरे सेंटेंस में परिणाम का। तो दिए गए सेंटेंसेस में से, दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में कारण, ठीक है, तथा दूसरे सेंटेंस में परिणाम का भाव हो, परिणाम का भाव हो। ठीक है बच्चों, अगर ये 3 कंडीशंस आपको किसी सेंटेंस में मिल जा रहे हैं तो आप उन सेंटेंसेस को जब आप सिंपल सेंटेंस में जोड़ेंगे तो आप जो है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग इसको जोड़ें कैसे। ठीक है, कैसे जोड़ें, तो देखिए मैं आपको बता दें। देखिए, यहां पहले हम लोग अर्थ निकालते हैं फिर क्लियर करते हैं। और देखिए, द सन रोज, द सन का मतलब होता है सूर्य और रोज का मतलब उदय हुआ। सूर्य उदय हुआ,
ठीक है। और द फॉग, फॉग का मतलब होता है कोहरा, और डिसअपीयर्ड का मतलब गायब हो गया, कोहरा जो है वो गायब हो गया। तो आप बताइए इसमें कारण का भाव है कि नहीं, इसमें कारण का भाव है ना, और इसमें जो भाव है वो किसका है, परिणाम का है। अब देखिए कोहरा गायब क्यों हुआ, तो उसका कारण है कि सूर्योदय हो गया है, और सूर्योदय का परिणाम क्या हुआ है, सूर्योदय का परिणाम हुआ है कि कोहरा गायब हो गया है। तो इस सेंटेंस में कारण का भाव है, मैंने लिख भी दिया है, और इस सेंटेंस में बच्चों परिणाम का भाव है। तो देखिए अगर कारण परिणाम का भाव मिल जाए और सब्जेक्ट भी अलग हो, ये देखिए इसका सब्जेक्ट ये अलग है, और इनके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब, देखिए फाइनाइट वर्ब इसका ये है और इसका फाइनाइट वर्ब ये है, अगर फाइनाइट वर्ब भी अलग हो तो आप नॉमिनेटिव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है कि जब दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग हों, ठीक है, उनके फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग हों, और दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में किसी एक सिंपल सेंटेंस में कारण तथा दूसरे सिंपल सेंटेंस में परिणाम का भाव हो, तो नॉमिनेटिव अपसल्ट के नियम का प्रयोग करें। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो नॉमिनेटिव अपसल्ट के द्वारा जोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम लोग जोड़े कैसे। तो देखिए बच्चों यहां देख रहे हैं आप, इसमें कारण है और इसमें परिणाम है। आप क्या करेंगे, हमेशा बच्चों कारण वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही रिलीज करेंगे, मुक्त करेंगे, परिणाम वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप रिलीज नहीं करेंगे, मुक्त नहीं करेंगे। तो यहां आपको मुक्त किसको करना है, आपको फ्री किसको करना है, आपको रिलीज किसको करना है, कारण वाले सेंटेंस को, सब्जेक्ट को, कारण वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिलीज करना है। तो कारण वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द सन है, द सन को ही रिलीज करना है। तो द सन रोज, देख रहे हैं ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस का है, और जब भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा और उसके कर्ता को आपको स्वतंत्र करना होगा, मुक्त करना होगा, तो आप कर्ता के बाद में हैविंग लगा देंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कर्ता मुक्त हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, आप इसको दा लिख लें ऐसे, और सन का सन रहने दें, और सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बच्चों हमें यहाँ क्या लिखना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा हैविंग, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं, ये सेकंड है, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है राइजन। तो ये हो जाएगा राइजन। अब देखिए आप कामा लगा के दूसरे सेंटेंस को बेटा बिना किसी बदलाव के उतार ले, और आपका सेंटेंस जो है वो कंबाइन हो चुका है। तो ये हो जाएगा द फॉग डिस अपीयर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरे वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है, दूसरा वाला एग्जाम्पल है द टीचर वाज एब्सेंट और द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए इसमें कारण कहाँ है, देखिए द टीचर मीन्स अध्यापक या अध्यापिका, वाज मीन्स था या थी, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, अध्यापक अनुपस्थित था या अध्यापिका अनुपस्थित थी। द चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, वर मीन्स थे, मेकिंग अ नॉइज मतलब शोर कर रहे या शोर मचा रहे। तो अध्यापक अनुपस्थित था, बच्चे शोर मचा रहे थे। तो ये देखिए इसी सेंटेंस में कारण का भाव है और इस सेंटेंस में परिणाम का भाव है। क्यों, देखिए बच्चे शोर क्यों मचा रहे थे, उसका क्या कारण है, तो बच्चों के शोर मचाने का जो कारण है वो अध्यापक का अनुपस्थित होना है, और अध्यापक के अनुपस्थित होने का परिणाम क्या है, अध्यापक के अनुपस्थित होने का जो परिणाम वो ये है कि बच्चे जो है वो शोर मचा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो जब आपने देखा इस सेंटेंस में कारण का भाव है, तो मैंने आपको बताया है कि जिस सेंटेंस में कारण का भाव होगा उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपको मुक्त करना है। और मुक्त कैसे करना है, तीन तरीके से करना है। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। अब देखिए बच्चों यहां पर सेंटेंस में, कारण वाले सेंटेंस में वर्ब टू बी आया हुआ है, कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो जब वर्ब टू बी आया हुआ हो तो आप सब्जेक्ट के बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे और कर्ता को अपसेट कर देंगे। बीइंग का प्रयोग करेंगे कहाँ, किसके स्थान पे करेंगे, बीइंग का प्रयोग बच्चों आपको वर्ब टू बी के ही स्थान पे करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर का टीचर रह जाएगा। ठीक है, ये वर्ब टू बी यहां से हटेगा और इसी के स्थान पे क्या हो जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और अपसेंट का क्या रह जाएगा, अपसेंट। कामा लगा के दूसरे सेंटेंस को आप फिर से उतार देंगे तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन वर
मेकिंग अ नॉइज। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा सेंटेंस भी जो एग्जाम्पल था वो कंबाइन हो गया। अब हम लोग तीसरे वाले एग्जाम्पल की तरफ आगे आते हैं और उसको भी मैं आपको जोड़ करके और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको कैसे कंबाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप अर्थ निकाल लीजिए और फिर ये पता कर लीजिए कि इसमें इस वाले सेंटेंस में कारण का भाव है कि इस वाले सेंटेंस में कारण का भाव है। क्योंकि बिना कारण के भाव का पता लगाए, बिना कारण का पता लगाए आप किसके कर्ता को स्वतंत्र कर देंगे ना, किसी के भी कर्ता को आप स्वतंत्र नहीं कर सकते बिना कंफर्म हुए। तो सबसे पहले आप अर्थ निकाल लीजिए। तो देखिए ये अर्थ क्या है इसका, इस सेंटेंस का। देखिए द कैप्टन, कप्तान, वाज मीन्स था और किल मीन्स मारा गया। कप्तान मारा गया था या कप्तान मारा गया। देखिए बच्चों ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा और उसका पैसिव बना दिया गया है। ठीक है, तो द कैप्टन वाज किल्ड ये पैसिव वॉइस का है, मतलब कप्तान मारा गया, इसका हिंदी अर्थ हो गया। द आर्मी फ्लेड अवे, आर्मी का मतलब होता है सेना, आर्मी का मतलब क्या होता है सेना, और फ्लेड अवे का मतलब भाग गई, सेना भाग गई। तो देखिए इसी में सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में ही कारण का भाव है, दूसरे वाले सेंटेंस में बच्चों क्या है, परिणाम का भाव है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जिस सेंटेंस में कारण का भाव हो उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है। तो देखिए आपको इसमें द कैप्टन को रिलीज करना है, लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। बात ये आती है कि हम इसका प्रयोग करें, मतलब सब्जेक्ट के बाद हैविंग के बाद, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके कर्ता को स्वतंत्र करें, या सब्जेक्ट के बाद में बीइंग का प्रयोग करके कर्ता को स्वतंत्र करें, या सब्जेक्ट के बाद में हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके कर्ता को स्वतंत्र करें। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आपके सेंटेंस को देखेंगे आप, जब आपका जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस का होगा, तो आप उसके कर्ता को रिलीज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद में हैविंग बीन और प्लस जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको यही यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद में हैविंग बीन और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर वही यूज कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन का कैप्टन हो जाएगा, ये वाज हटेगा बच्चों और इसी की जगह पे क्या आ जाएगा, हैविंग बीन हो जाएगा, और किल्ड का किल्ड रह जाएगा। कामा लगा के दूसरे सेंटेंस को आप पूरा उतार लें वैसे बिना परिवर्तन के, तो ये हो जाएगा द आर्मी और उसके बाद फ्लैड अवे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तीसरा वाला एग्जाम्पल भी, और इसको मैंने आपको कंबाइन करके दिखा दिया है। अब देखिए बच्चों, इससे ज्यादा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कोई रूल है नहीं। हाँ एक चीज मैं आपको थोड़ा और समझा दूं, वो ये कि कोई जरूरी नहीं है कि जब आप कंबाइन करें आपके पास जो सेंटेंस आए हुए हों, ठीक है, उसमें हमेशा कारण वाला सेंटेंस पहले लिखा गया हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कारण वाला सेंटेंस बाद में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब बेटा आप लोग कंबाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, कंबाइन करते समय आपको कारण वाले सेंटेंस को पहले लिखना है, परिणाम वाले सेंटेंस को आपको बाद में लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है आपको समझा दिया है कि बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग थोड़ा सा घर पे एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब हम एक नए वीडियो के साथ और एक नए जो है रूल के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।